तो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी ग्रुप डी 2026 का जो आपका एग्जाम है, उसके लिए हरियाणा जीके का शानदार टॉपिक, जहां से आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। और वो टॉपिक कौन सा रहने वाला है? वो टॉपिक है भाई कृषि और पशुपालन से संबंधित क्वेश्चंस। देखो, हमारा हरियाणा है, हरियाणा का नाम आते ही क्या सामने आता है? हरियाणा, दूध दही का खाना। और दूध दही किससे मिलता है? हमें पशुपालन से मिलता है। और उसको साथ क्या खाते हैं भाई? दूध दही के साथ क्या खाते हैं? रोटी और चावल। और रोटी और चावल किससे मिलता है? कृषि से। तो आज वाली क्लास में कृषि और पशुपालन से करने वाले हैं। ना इसके बिना हमारा जीवन संभव है और ना इसके बिना हमारा हरियाणा की कोई बात हो सकती है, हरियाणा का कोई भी एग्जाम समाप्त हो सकता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे लिखा है महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आज वाली क्लास में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। बड़े प्यार से, बड़े ईमानदारी से पढ़ेंगे और इसी क्लास में याद कर लेंगे जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी तो आप सभी काफी समय से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप और भी पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, याद आपको होता रहेगा, रिवीजन हम करते रहेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले कृषि। कृषि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कृषि को इंग्लिश में बोला जाता है एग्रीकल्चर। क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर किससे बनता है? एगर से। और किससे बनता है? दूसरा चीज क्या है? कल्चर से बनता है। एगर से और कल्चर से बनता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर एगर और इससे बनता है। एगर का मतलब क्या होता है? एगर का मतलब होता है भाई मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है खेती। तो किसी भी चीज के आगे आपको कल्चर लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब वो उसकी खेती की बात कर रहा है। जैसे मछली पालन में आप देखते हो तो लास्ट में आपको कल्चर दिखेगा। जहां पर भी कल्चर दिख जाए इसका मतलब किसी चीज की खेती की यहां पर बात हो रही है। और एगर का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो एगर और कल्चर से मिलकर क्या बनती है? हमारी खेती बनती है, कृषि बनती है। ठीक है जी, क्योंकि मिट्टी में हम खेती करते हैं, वो क्या बन जाती है? हमारी कृषि बन जाती है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आता है कि हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, ये अपने को बताना है। हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, ये अपने को बताना है। बताइए, हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले देखो, यहां पर कृषि की बात आई है, यहां पर भी इस क्वेश्चन में कृषि की बात हो रही है। तो कृषि है वो हमारे भारत की, कृषि है वो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है जी, अर्थव्यवस्था है उसकी क्या है? रीढ़ है भाई, रीढ़ की हड्डी है हमारी कृषि है। क्या बात समझ में आ गया? हमारे हरियाणा में जो कृषि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हरियाणा जीके की बात हो रही है। तो हरियाणा को क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है। तो हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? भारत की गेहूं की टोकरी। गेहूं की टोकरी या अनाज की, अन्न या अनाज की टोकरी कहा जाता है, अन्न या अनाज की टोकरी। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है भाई? इसके अलावा इसे फूड मशीन के नाम से भी जाना जाता है। फूड मशीन, क्योंकि हमारे हरियाणा में फूड का मतलब होता है जो खाने वाली चीज है, जो खाने में काम आती है, उसको उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए इसको फूड मशीन भी कहा जाता है। और फूड मशीन के साथ साथ इसी को खाद्यान्न मशीन भी बोल देते हैं। खाद्यान्न का मतलब होता है खाने के लिए। ठीक है जी, तो खाद्यान्न मशीन बोले, फूड मशीन बोले, अन्न की टोकरी बोले, गेहूं की टोकरी बोले, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? यहां पर अपना आंसर हो जाएगा कि हरियाणा को इस नाम से जाना जाता है। अब कृषि की बात आई है, कृषि है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो हमारे हरियाणा की 86% भूमि पर कृषि की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। 86% भूमि पर क्या होती है? कृषि होती है।
कृषि योग्य भूमि है, आप ये बोल सकते हो कृषि योग्य भूमि, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे ऐसे पूछेगा कि हरियाणा में कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो 86% कृषि योग्य भूमि है। लेकिन इस कृषि योग्य भूमि के 96% पर कृषि होती है। ठीक है जी, टोटल देखो क्या होता है, समझिए इस चीज को, 100% भूमि है, यानी कि ये 100% हमारी हरियाणा की भूमि है। इसके 86%, यानी मान लेते हैं कि ये 86% हो गया, इस हिस्से पर क्या की जा सकती है, कृषि की जा सकती है, कृषि योग्य है। बाकी पहाड़ वगैरह बाकी चीजें होगी जहां पर कृषि नहीं हो सकती। तो क्या हो गया, 86% हो गया। इसके भी 86% के 96% पर क्या होती है, कृषि होती है, बाकी पर नहीं होती। अपने मकान वगैरह बना लिया है, खेतों में जो मकान बन रहे हैं ना, उनकी यहां पर कमी हो गई है। तो 100% में नहीं होती, कृषि योग्य भूमि के 96% पर क्या होती है, कृषि होती है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। और हमारे हरियाणा में जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो किसका होता है, गेहूं का होता है। और खाने में भी हम सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा उगाते भी हम गेहूं हैं और खाते भी सबसे ज्यादा क्या है, हम गेहूं हैं। तो हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है, गेहूं का हो जाएगा भाई, गेहूं का हो जाएगा। और गेहूं कौन सी फसल है, गेहूं है आपकी रबी की फसल है, यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। गेहूं हो गया, गेहूं के साथ साथ जो भी बोया जाता है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी रबी की फसलें हो जाए। इसके अलावा दूसरी जो आपसे पूछी जाती है वो होती है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल जिसमें बाजरा इंपॉर्टेंट है, जो बाजरा आता है अपना। बाजरा के साथ साथ जितनी भी फसलें बोई जाती है, क्योंकि आप सभी हरियाणा से हैं, किसानों के बालक हैं, गांव से हैं, हम सभी को इस चीज के बारे में पता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आपको बोलूं कि भाई गेहूं है ना, इसके साथ साथ जो भी बोया जाता है ये भी रबी की फसल है, इसके साथ साथ सरसों भी उगती है, ये भी रबी की फसल है, इसके साथ साथ चना उगता है, ये भी रबी की फसल है। भाई सभी को पता है, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, हरियाणी में होने का थोड़ा तो प्रूफ दो, तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और खाद्यान्न की बात आई है, खाद्यान्न की यहां पर बात आई है, तो पूरे भारत का जो खाद्यान्न भंडार है उसका 14% है हमारा छोटा सा हरियाणा है वो देता है। ठीक है, और खाद्यान्न में कौन सा स्थान है हमारा हरियाणा का, दूसरा स्थान है। खाद्यान्न के उत्पादन में हमारे हरियाणा का कौन सा स्थान हो जाएगा भाई, दूसरा स्थान हो जाएगा। पहला स्थान किसका है, अब आप बोलोगे सर जी पहला स्थान किसका है, पहला स्थान किसका है, पहला स्थान हो जाएगा पंजाब का। किसका हो जाएगा, पंजाब का पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दलहन व तिलहन का प्रमुख उत्पादक रहा है, यह अपने को बताना है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा जो दलहन और तिलहन का प्रमुख उत्पादक रहा है, बताइए सभी स्टूडेंट बताइएंगे कि हमारे हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, बताइए सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई, बताइए। ठीक है, आंसर कीजिए, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, बताइए। आंसर आ गया होगा सभी का, सभी का आंसर आ गया होगा भाई। ठीक है, सभी का आंसर आ गया होगा, आ गया आंसर, चलो बताओ बताओ। तो कौन सा क्षेत्र है दलहन और तिलहन। देखो एक चीज बताता हूं, हमारे कृषि क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, पहला और दूसरा भाग, दो भाग है जो मेनली इंपॉर्टेंट है, दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है, पहला भाग है आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इस चीज को समझो पहले। पहला भाग कौन सा है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, जिसका मुख्यालय है भाई करनाल में, जिसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, करनाल में हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा क्षेत्र है आपका, दूसरा क्षेत्र है भाई दक्षिणी और पूर्वी हो चुका है, तो कौन सा, पश्चिमी, पश्चिमी क्षेत्र। इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, रेवाड़ी, और रेवाड़ी में भी मेनली अगर आपसे पूछ सकता है तो बावल हो जाएगा, बावल।
ठीक है जी, ये राजस्थान के टच में है, रेवाड़ी जिले के अंदर आता है बावल। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये क्या है, इनके मुख्यालय हैं, इन क्षेत्रों के मुख्यालय हैं, मुख्यालय। जो अपनी मेनली खाद्यान्न फसलें होती हैं, जो खाने वाली फसलें होती हैं, वो कहां पर होती हैं, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती हैं। कौन से क्षेत्र में होती हैं, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती हैं। गेहूं चावल वगैरह जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो कहां पर होगी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में होता है जैसे अपने फल हो गए, अपनी सब्जियां हो गई, अपनी औषधियां हो गई, ये सारी चीजें कहां पर हो रही होती हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में हो रही होती हैं। और इसका मुख्यालय बावल और रेवाड़ी में है। तो हमसे पूछा है दलहन और तिलहन। अब दलहन और तिलहन फसलें हैं, वो कौन सा में होती हैं, तो ये हो जाएगी अपने भाई दक्षिणी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में हो जाएगी, दक्षिणी क्षेत्र में हो जाएगी। हमारे हरियाणा में देखो मैप है ना, उसमें इस प्रकार से काट लिया करो, ये वाला इधर वाला ये पूरा एरिया कौन सा है, ये पूर्वी है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका पश्चिमी, ये ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी, इनके बीच में आ जाएगा। तो ये आपको पता है कि ये पूर्वी है, ये उत्तर है, तो उत्तर पूर्वी हो जाएगा। ठीक है जी, ये कौन सा हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को थोड़ा सा ध्यान रख के और समझ के आपको क्या करना है, आंसर करना है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में फसल विविधीकरण के लिए इनमें से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। फसल विविधीकरण के लिए देखो, एक तो चीज मैं आपको बताता हूं, एचएसएससी में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये सभी या उपरोक्त सभी आंसर ऑप्शंस में दिया हुआ हो, तो 99.99% क्या होगा, वही आपका आंसर होता है। लेकिन आप फिर भी देख लीजिए कि फसल के विविधीकरण के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। गन्ना उगाया जाता है, बिल्कुल उगाया जाता है भाई। कपास, ओके जी। तिलहन फसलें, ओके जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, तेल कहां से निकलेगा, तिलों से ही तेल निकलेगा। आगे बढ़ते हैं और एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि यहां पर कृषि की बात हो रही है, पशुपालन की बात हो रही है। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी परदादाजी, उनसे पहले के जो भी थे, वो जो चीज खाते थे वो सबसे बेस्ट थी। अब चेक कर लेना, आजकल जो भी चीज नई ट्रेंड में आएगी ना, वो सारी की सारी वही है भाई। जैसे अब चल रहा है कि बाजरा खाया करो, ज्वार खाया करो, ठीक है, बेजड़ की रोटी खाया करो। भाई ये जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो ही खाते थे। ये तो हम स्मार्ट बनने के चक्कर में गेहूं खाने लग गए, क्योंकि गेहूं का उत्पादन क्या हुआ, एकदम से बढ़ गया। और ये कब से बढ़ा, जब से हरित क्रांति आई। जब से क्या आई, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं पहले, कि हरियाणा की पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी। जनगणना बोल दे इसको या संगणना बोल दे, एक ही बात होती है। कब हुई थी अपने को बताना है, पहली कृषि जनगणना या संगणना। तो 1970-71 में हुई थी। कब हुई थी, 1970-71 में ये हुई थी। ठीक है, क्योंकि इस समय है ना, उत्पादन है बहुत तेजी से बढ़ा था, क्योंकि हमारे देश में क्या आ चुकी थी, हरित क्रांति आ चुकी थी। कौन सी क्रांति आ चुकी थी, हरित क्रांति। और हरित क्रांति किसके लिए थी, ये थी भाई खाद्यान्न फसलों के लिए, खाद्यान्न फसलों के लिए। ठीक है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो इसने मेनली काम किया, वो किस पे काम किया भाई, गेहूं पे काम किया था। गेहूं के उत्पादन को क्या कर दिया इसने, बहुत तेजी से बढ़ा दिया था। ठीक है, और हमारे भारत में जो क्रांति लाने वाले कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, तो इनको भारत की हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता है। विश्व में एक क्रांति है, वो किसके द्वारा लाई गई थी, तो जो जनक थे इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। विश्व की बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ये अपने को ध्यान रख लेना, विश्व का पूछ सकता है आपसे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नाम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन यही है। ठीक है, लिखने में इधर उधर हो सकता है, लेकिन नॉर्मन क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। लेकिन हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर एचएसएससी और ऊपर जाती है। तो क्या हो जाएगा, विलियम गॉड हो जाएगा। विलियम गॉड हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रख लेना है। हमारे भारत में ये मेनली कब आई थी,
67 के आसपास, 66 67 के आसपास है, ये अपने को देखने के लिए मिली थी। तो 67 आप बोल सकते हो, 1967 या 1967 68 में अपने हरियाणा में पहुंच गई थी। 1967 68, बस ये फिक्स याद कर लो, 1967 68 MS स्वामीनाथन लेके आए थे। लेकिन हमारे हरियाणा में ये महत्वपूर्ण भूमिका या इसके ऊपर जो रिसर्च होना स्टार्ट हुई वो कब हुई? 1970 में हुई। वो कब आई? 1970 में। क्यों? क्योंकि कहां पर होना स्टार्ट हुई? हमारे चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कहां पर है? हिसार में है। यहां पर रिसर्च होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद है बड़ी तेजी से बढ़ा। और मेनली हमारे हरियाणा में किसमें काम किया? गेहूं के उत्पादन पे। उसके बाद है गेहूं है वो और ज्यादा खाने लग गए। पहले सारी चीजें मिक्स खाते थे, जैसे मैंने आपको बेजड़ बताया है, ठीक है। बेजड़ में बहुत सारी चीजें मिला दी जाती हैं, जो भी आ जाता है, चना भी आ जाता है, ज्वार भी आ जाता है, बाजरा भी आ जाता है, काफी चीजें वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से बनती है। तो ये चीज है, तो ये अपने को इतना यहां से ध्यान रख लेना है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर बात करें कि भाई आपकी जो हरित क्रांति है ये किसके लिए थी? खाद्यान्न फसलों के लिए थी, गेहूं हो गया, चावल हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ आपसे ऐसे पूछ सकता है सुनहरी क्रांति किसके लिए आई थी? सुनहरी क्रांति, ये सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं, सुना रहा हूं, याद कर लेना इसी क्लास में। सुनहरी क्रांति आई थी फलों के उत्पादन के लिए, ठीक है जी, फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और अब हमारा हरियाणा है ना, फलों के उत्पादन में ज्यादा बढ़ रहा है, अच्छे से कर रहा है। नीली क्रांति बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नीली क्रांति किसके लिए थी? मत्स्य पालन के लिए। किसके लिए थी? मत्स्य पालन, या आप उसको बोल सकते हो मत्स्य का मतलब क्या होता है? मत्स्य का मतलब होता है मछली पालन। किससे संबंधित थी भाई? मछली पालन से संबंधित थी। मछली पालन से सरकार के द्वारा सब्सिडी वगैरह भी दी जाती है, तो ये हो जाएगा। रजत क्रांति किसके लिए थी? मुर्गी या अंडा उत्पादन के लिए, क्योंकि उस समय रिसर्च हुई थी कि अंडा एक संपूर्ण आहार है, ठीक है। अंडा है उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है, छोटे बच्चे के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही अंडा मिल जाता है तो खाना चाहिए, जो नहीं खाता भाई उनके तो अलग चीज है। वैसे तो सावन भी चल रहे हैं भाई, ठीक है, मैं तो कम ही खाता हूं, नहीं खाता भाई सावन में, नहीं वैसे भी बहुत कम, क्योंकि यार जब से चीजें देखना स्टार्ट हुआ जीवों से संबंधित, अब मन नहीं करता, ठीक है। चलिए, तो रजत क्रांति किससे हो जाएगी? अंडा उत्पादन से हो जाएगी या मुर्गी पालन से हो जाएगी। गुलाबी क्रांति किससे हो जाएगी? झींगा मछली के उत्पादन से हो जाएगी, ठीक है। हरा सोना क्रांति, क्योंकि थोड़ा और अपडेट किया जा सकता है, तो बांस से संबंधित हो जाएगा। सफेद सोना है कपास से। सफेद सोना किसको बोला जाता है? कपास को बोला जाता है। काला सोना, मुर्रा नस्ल की भैंस जो होती है उसको काला सोना बोलते हैं, लेकिन सफेद सोना है वो कपास से। पीली क्रांति जो तिलहन फसलें हो गई जिनसे तेल मिलता है, ठीक है, सरसों उत्पादन वगैरह जो अपना है उससे हो जाएगा पीली क्रांति। काली क्रांति कच्चे तेल से हो जाएगी। गोल क्रांति, तो गोल गोल क्या है? आलू, ठीक है, क्योंकि एक बार अकाल पड़ा था तो उसमें लोगों के पास खाने के लिए अनाज वगैरह नहीं था, तो आलू बहुत ज्यादा होता था, तो इसलिए उसके लिए चलाया गया था गोल क्रांति है आलू के लिए। भूरी क्रांति है वो मसाला उत्पादन के लिए हो जाएगी या चमड़ा उद्योग के लिए हो जाएगी भूरी क्रांति, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, यही क्रांति आपसे पूछता है। और हाँ, एक दुग्ध क्रांति है, दूध उत्पादन से। दुग्ध क्रांति दूध उत्पादन से, या उसी को श्वेत क्रांति भी बोला जाता है। श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से है। दुग्ध का मतलब क्या होता है? दूध उत्पादन से होती है, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीज कुरियन, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, वर्गीज कुरियन, ठीक है जी, वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में गेहूं का फसल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र संचित है? ठीक है, संचित है, ये अपने को बताना है। गेहूं की फसल का बताओ, तो ये हो जाएगा भाई 60%। कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। और हमारे हरियाणा में जो फसलों की सिंचाई की जाती है ना, वो बोरवेल और नहरों के द्वारा ज्यादा की जाती है, ठीक है। बोरवेल है, आपने खेतों में करवा रखी होगी, आपको पता होगा, बोरवेल हो गया। और जो हमारी नहरें आती हैं उनके द्वारा सिंचाई है वो होती है। आगे बढ़ते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर स्थित है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी सबसे पहली तो कौन सी है? खन्ना मंडी है भाई, खन्ना मंडी। और ये खन्ना मंडी कहां पर है? लुधियाना में है,
ठीक है भाई, लुधियाना में है। कहां पर है? लुधियाना। और लुधियाना कहां पर है? पंजाब में है। ठीक है, लुधियाना पंजाब में है पहले नंबर की। ठीक है, जिसको खन्ना मंडी के नाम से जाना जाता है, खन्ना मंडी के नाम से जाना जाता है। या खन्ना मंडी ऑप्शन में ना देके जराव मंडी भी आपको दे सकता है, क्योंकि दोनों मंडियां हैं और लुधियाना में ही है। ठीक है, तो जराव मंडी ये अपने को ध्यान रख लेना है। दूसरे नंबर की जो है वो है भाई हमारे कहां पर है? कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। कहां पर हो जाएगी भाई? कुरुक्षेत्र में हो जाएगी। कुरुक्षेत्र में हो जाएगी, कुरुक्षेत्र के लाडवा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आई भी हुई है। तो लाडवा कुरुक्षेत्र में हो जाएगी एशिया की दूसरी सबसे अनाज मंडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सा पूछा गया है? कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? बस कौन सा है ये अपने को बताना है। बताओ कौन सा है? ऑप्शंस देखना है, रट के आंसर नहीं करना भाई, रट के आंसर नहीं करना। ये तो आप सभी को पता है कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा में होता है। लेकिन क्या यहां पर सिरसा ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो कौन सा हो जाएगा फिर? सिरसा के बाद कौन सा है? करनाल है। सिरसा के बाद कौन सा हो जाएगा भाई? करनाल हो जाएगा। सबसे ज्यादा सिरसा में, फिर उसके बाद करनाल में, करनाल के बाद हिसार में, हिसार के बाद जिंद में, जिंद के बाद पानीपत में। ठीक है, और कैथल में। इन सभी में क्या होता है? गेहूं का अच्छे से उत्पादन होता है। ये अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और हरियाणा में जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल और सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फसल भी कौन सी हो जाएगी? गेहूं ही हो जाएगा। अब आप सभी आंसर कीजिए, मैं आप सभी से पूछता हूं, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, केंद्रीय गेहूं व जो अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? ये आप सभी आंसर करेंगे, ये आप सभी आंसर करेंगे भाई। बताइए कब कहां पर है? बताइए कहां पर है? ये 1990 में बना है अपने हरियाणा में। तो 1990 में आया है हरियाणा में। तो उससे पहले कहां पर था ये भी बताइए। तो 1978 में जो था ये दिल्ली में था भाई। कहां पर था? 1978 में दिल्ली में था। अब 1990 में फिर हरियाणा बना। हरियाणा में कहां पर आया ये आप सभी बताओ। हरियाणा में, तो जो इसका आंसर है वही हो जाएगा, हरियाणा के करनाल में है। हरियाणा के क्या हो जाएगा? करनाल में हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, केंद्रीय गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई? 1978 में। मुख्यालय कहां पर था? दिल्ली में। और अभी वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? करनाल में। और ये कब बना है? 1990 में बना है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गेहूं सुधार कार्यक्रम, गेहूं सुधार कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुई? ये अपने को बताना है। गेहूं सुधार कार्यक्रम की स्थापना शुरुआत कब हुई? तो 1965 में इसकी शुरुआत हुई, 1965 में। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। गेहूं के बाद जो उत्पादन होता है वो हमारे भारत में हमारे हरियाणा में किसका होता है? चावल का होता है। किसका होता है भाई? चावल का उत्पादन है वो होता है। अब चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है करनाल में, जिसके कारण इसको धान व चावल का कटोरा कहा जाता है। धान व चावल का कटोरा इसको कहा जाता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। धान और चावल का कटोरा करनाल को कहा जाता है। करनाल के बाद कहां पर होगा? कैथल में होगा, कुरुक्षेत्र में होगा, पानीपत में होगा, अंबाला में होगा, हिसार में होगा, जिंद में होगा, सोनीपत में होगा। ठीक है जी, जिंद सोनीपत यहां पर हो जाएगा। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा मिलों की संख्या कौन सी है? चावल मिलों की। एक क्वेश्चन आया था भाई ये। ठीक है, चावल की बात आई है तो चावल मिल की संख्या, चावल मिलों की संख्या सबसे अधिक कहां पर है? तो ये कहां पर हो जाएगी चावल मिलों की? ये कैथल में हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? कैथल में हो जाएगी। ये अपने को ध्यान रख लेना है, चावल मिलों की, क्योंकि दूसरे नंबर पर जो उत्पादन होता है वो यहां पर होता है, चावल का कैथल में, पहले पे करनाल। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना। दूसरे नंबर वाला इंपॉर्टेंट है। देखो चावल में कैथल है, दूसरे नंबर पर है, और यहां पर चावल मिलों की संख्या सबसे अधिक है। केंद्रीय गेहूं और जो अनुसंधान कहां पर है? करनाल में। दूसरे नंबर पे यहां पर क्या होते हैं? अपने चावल होते हैं, इसलिए। ठीक है जी, चलिए
आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में कपास के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र अधिक अनुकूल है। तो सबसे पहले तो कपास के लिए मिट्टी पूछी जाती है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो काली मिट्टी, काली मिट्टी होती है ना, उसमें कपास है वो सबसे अधिक उगती है, काली मिट्टी में उगती है। और इसी को क्या कहा जाता है, सफेद सोना भी कहा जाता है, सफेद सोना है वो कपास को बोला जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब बताओ, अब बताइए सभी स्टूडेंट, और हमारे हरियाणा में दो प्रकार की कपास होती है, एक तो कौन सी होती है, अमेरिकन होती है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी देसी कपास, ये कपास। अब तो बता दो आंसर, और मैंने इस चीज के बारे में आपको बताया भी था भाई, ठीक है। तो कपास सबसे अधिक कहां होती है, सिरसा में, फतेहाबाद में, भिवानी में, इसमें होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा हो जाएगा, ठीक है जी, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा हो जाएगा। सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, हिसार वगैरह, इन सभी में क्या होती है, कपास होती है, और काली मिट्टी इसके लिए उपजाऊ मिट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा का केंद्रीय खाद्य भंडार का योगदान कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है भाई। पहले स्थान पर पंजाब, दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। लगभग पूरे देश का कितना है, 14% है, 14% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हाँ एक क्वेश्चन और याद कर लेना है कि जो हरियाणा की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत कृषि के ऊपर निर्भर करती है। तो जो कृषि या कृषि कार्यों के ऊपर जो निर्भर करती है वो कितनी है, 70% जनसंख्या है, ठीक है जी, 70% जनसंख्या। उसके बाद देखिए क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहां स्थित है, ये अपने को बताना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च बफेलो, बफेलो का मतलब समझ गए ना, भैंस, CIRB, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए बताइए भाई, CIRB कहां पर स्थित है, बता दो आंसर। अरे गाय भैंस ये तो सारे आपको याद होंगे, कहां पर है बताइए, कहां पर है, कहां पर हो जाएगा, हिसार में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा भाई, हिसार में हो जाएगा। काला सोना, सॉरी हाँ बफेलो है ना, काला सोना, इसको क्या बोला जाता है, काला सोना, ब्लैक गोल्ड। और एक कहावत भी है जो हमारे हरियाणा के अब थोड़ी प्रसिद्ध जो इन्फ्लुएंसर है उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले बोली थी कि जिसके घर काली उसके घर दिवाली। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसके घर काली उसके घर दिवाली, ठीक है। तो हमारी भैंस है ना, जैसे गाय माता है तो भैंस थोड़ी मौसी जी भी है, क्योंकि हमारे हरियाणा में जो भैंस का है दूध है वो काफी ज्यादा पिया जाता है, ठीक है। ज्यादातर लोग हैं वो भैंस का ही दूध पीते हैं, इसलिए बोला जाता है ये कि जिसके घर काली उसके घर दिवाली, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इशारा हो जाएगा। और ये ध्यान रख लेना, CIRB, CIRB ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 3 फुल फॉर्म से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। कल मैंने हरियाणा पुलिस के पेपर का एनालिसिस किया था, तो उस समय 3 क्वेश्चंस फुल फॉर्म से थे, ठीक है। और CIRB आगे भी आने वाला है, ठीक है, तो इसलिए याद कर लेना इसका। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, नेशनल डेयरी आपको बताना है। तो ये तो सभी को पता है कहां पर हो जाएगा, करनाल में हो जाएगा। ये तो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका क्वेश्चन है। NDRI का मुख्यालय करनाल में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया, ये अपने को बताना है। NDRI का जो मुख्यालय है वो आपको बताना है कब स्थानांतरित किया गया, मतलब कब यहां पर आया है, करनाल में कब आया है। NDRI कौन सा है, ये देखो NDRI फुल फॉर्म बोला था ना, याद कर लो। तो कब आया था भाई, 1955 में, यही है क्या, चलो देख के बता देना, वैसे यही होगा। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहां पर स्थित है,
एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म। अब पशुपालन की बात आना स्टार्ट हो गई है, तो बताइए कहां पर स्थित हो जाएगा? पशुपालन फार्म है वो कहां पर स्थित है बताइए। अभी जहां पर भैंस था वहां पर ही होगा। भैंस कहां था वो आप सभी आंसर कीजिए। भैंस वाली जगह पे आंसर हो जाएगा भैंस, अरे हिसार, भैंस हिसार। चलो थोड़ी एनर्जी कम हो गई है, एनर्जी को बढ़ाते हैं कि मुर्रा किस पशु की प्रसिद्ध नस्ल है? तो मुर्रा है भैंस की है भाई, क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ है। मुर्रा नस्ल की पहचान क्या होती है भाई? एक तो सबसे ज्यादा दूध देती है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा दूध देती है, यहां पर दूध की बात नहीं हो रही। तो क्या होते हैं? छल्लेदार सींग होते हैं। इसके जो सींग होते हैं ना वो किस प्रकार के होते हैं भाई? छल्लेदार सींग होते हैं, और दूध है वो सबसे ज्यादा देती है, इसलिए ये मुर्रा नस्ल की भैंस है भाई। ठीक है, इसकी पहचान याद कर लेना, सबसे अधिक दूध या छल्लेदार सींग होते हैं वो कौन सी होती है? मुर्रा नस्ल की भैंस होती है। देखते ही बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लगती है, ठीक है, काला सोना लगती है, क्योंकि अब तो लाखों में आने लग गई है। ठीक है जी, लाखों में आने लग गई है भाई, भैंस है ना, लाखों में आने लग गई है। दूध का पीला रंग मुख्यतः किसके कारण होता है? और भैंस का दूध पीते हो ना, बताओ कितने कितने लीटर की भैंस बांध रखी है आप सभी ने? हमारी तो भाई 16-17 लीटर की है, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है, 16-17 लीटर। ठीक है, बताना। चलो, अरे कोई बात नहीं। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चंस को समझ के आंसर करो। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? क्योंकि जो गाय का जो दूध होता है वो पीला कलर का होता है, इसलिए आपसे पूछा गया है। तो गाय का पीला कलर देखो, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन तो रेड से संबंधित दिख रहा है आपको थोड़ा सा। क्लोरोफिल है, ये थोड़ा हरा हरा दिख रहा है। आयोडीन है, ये थोड़ा सफेद सा आपको दिख रहा है। कौन सा हो जाएगा? कैरोटीन हो जाएगा। ठीक है, वैसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैरोटीन। दूध का पीला रंग किससे होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और साइंस की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें रंगों से संबंधित एक छोटा सा सेक्शन है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, साइंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, सब कुछ करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ताकि आप 90+ स्कोर करके आओ, उतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। दूध का घनत्व किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा है दूध का घनत्व मापा जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर के द्वारा। और साइंस मैंने पढ़ा रखी है, जो नए स्टूडेंट है प्लेलिस्ट में जाके देखो, लगभग 20 से 25 क्लासेज आपको दिखेंगी, उनको पढ़िए। जितने शानदार टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आते हैं वो मोस्टली मैंने आपको करवा रखे हैं। और अगर पढ़ रखी है तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि बैरोमीटर के द्वारा है क्या मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने आपको बोला था कि वैज्ञानिक नाम आता है, हर टेस्ट में मैंने एक वैज्ञानिक नाम करवाया था। अब यहां पर दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। बोस इंडिगस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय का, जो हमारी देसी गाय है उसका। ठीक है, और जो विदेशी गाय है उसका तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, मिथुन है। तो बोस इंडिगस किसकी हो जाएगी? गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके बाद बुबलस नाम से ही पता चल रहा है, बफेलो, तो क्या हो जाएगा? ये भैंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई? भैंस का हो जाएगा। उसके बाद कैप्रा हिरिकस, ये किसका हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा बकरी का। किसका हो जाएगा? बकरी का। और भेड़ का पूछा है तो भेड़ का ये हो जाएगा ओविस एरिस हो जाएगा। ये चारों के चारों आप याद कर लो, क्योंकि चारों के चारों आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, गाय का, भेड़ का, बकरी का, भैंस का। ठीक है, तो सभी का याद कर लेना है, सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ऊंट अपने कुबड़ में मुख्यतः किसका संग्रहण करता है? ऊंट आपने देखा होगा, तो ऊंट के ऊपर इस प्रकार का एक कुबड़ सा बना हुआ होता है, इस प्रकार का, जिसको अगर आप बैठे होगे कभी, क्योंकि बचपन में तो भाई हम ऊंट रखते थे तो उसके ऊपर बैठते थे, तो उसको पकड़ने का काम करते थे। अब उस कुबड़ में क्या होता है ये हमसे पूछा है। ठीक है, उस कुबड़ में क्या होता है? तो उस कुबड़ में होता है भाई फैट होता है, वसा होती है। ठीक है जी, क्या होता है? फैट होती है, वसा होती है। वसा उसमें स्टोर होती है कि अगर उसको थोड़ा बहुत समय के लिए खाना वगैरह ना मिले तो उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। ठीक है जी, क्योंकि जो ऊंट है, और इसी को क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज है वो इसी को बोला जाता है,
क्योंकि रेगिस्तान में यही काम कर सकता है भाई। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद है घी में वसा की मात्रा लगभग कितनी होती है। जो आप सभी घी खाते हो ना, उसमें वसा की मात्रा आपको बतानी है कि फैट की मात्रा क्या होती है, कितनी होती है, कितने प्रतिशत होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो तेलीय चीजें होती हैं वो फैटी होती है, वो वसाई होती हैं। तो इसमें कितना है, 99% दिया है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, 99%। तो ये 99% से लेकर 99.5% तक हो सकती है। ठीक है, 99, 99.5 तक क्या होती है, फैट होती है, वसा होती है घी में। क्योंकि जो तेलीय चीजें होती है ना, उनमें फैट ही होता है, वसाई होती है। हरियाणा की प्रसिद्ध भाषा, ये तो छोड़ो यार, क्या करवाना है। ये आ गया है आपका, देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा CIRB, हिसार मुख्यालय। ठीक है जी। पशुओं में मुंह खुर रोग किस प्रकार का रोग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। मुंह खुर रोग, तो जो पशु होते हैं उनमें मुंह और खुर, जो उनके पैर होते हैं ना, ठीक है, पैरों के जो नाखून होते हैं उनमें ये रोग लग जाता है, और ये बड़ी तेजी से वायरल होने वाला रोग है, संक्रामक रोग है। तो कौन सा रोग हो जाएगा, वायरल संक्रामक रोग हो जाएगा। चलिए, पशुओं में स्वच्छ दूध का उत्पादन मुख्यतः किससे संबंधित है, इसमें तो लिखा ही नहीं है भाई। पशुओं में स्वच्छ दूध का उत्पादन मुख्यतः किससे संबंधित है, स्वच्छ दूध उत्पादन। ठीक है, अधिक चारा, अधिक वाला कुछ भी नहीं है, तो ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई, स्वच्छ कब मिलेगा, जब उसको आप अच्छा चारा खिलाओगे, अच्छा खान पान खिलाओगे, तब जाके आपको स्वच्छ दूध मिलेगा। ठीक है जी। और उसके अलावा जब पशु को दूध निकालने से पहले उसके बच्चे को दूध पिलाया जाता है और पशु को सहलाया जाता है, तब जाके पशु है वो अच्छा दूध देता है। अच्छा खाना खिलाना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बच्चे को दूध पिलाना है ताकि जो माँ है वो खुश हो जाए कि हाँ मेरे बच्चे को दूध मिल गया, और उसके बाद उसको प्यार से पुचकार के आराम से फिर दूध निकाला जाता है, वो होता है। ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपने सुना होगा ना, तो ये तो क्रॉस ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है जैसे एक ब्रीड और दूसरी ब्रीड से मिलकर क्रॉस, यानी कि एक का मेल ले लिया, एक का फीमेल ले लिया, उन दोनों से जो बच्चा उत्पन्न होगा, एक का कभी किसी का मेल फीमेल इधर उधर चलता रहता है, उसको बोला जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। यानी कि अलग अलग किस्म के दो नर और मादा के साथ जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है, और इसका उद्देश्य होता है नस्ल सुधार करना। ठीक है जी, इसका उद्देश्य होता है क्या करना, नस्ल सुधार करना, क्योंकि किसी चीज में कोई कमी है, किसी चीज में कोई कमी है, तो उनकी कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है, तो नस्ल को सुधारने के लिए। हरियाणा में पशुपालन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण दुग्ध कौन सा है, दुग्ध पशु कौन सा है, तो हरियाणा के पशुपालन में भाई दूध सबसे ज्यादा किसका पीते हैं, भैंस का पीते हैं, तो क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। और क्रॉस ब्रीडिंग नहीं समझे ना, तो आपने सुना होगा घोड़े और गधे से जो खच्चर बनता है, ठीक है जी, जो घोड़ा होता है और गधा होता है, उससे क्या बनता है, खच्चर बनता है। क्या बनता है, खच्चर। आपने देखा होगा जिसका बट्टा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्रॉस ब्रीडिंग से ही होता है। ठीक है जी। चलिए, हरियाणा में कृषि के साथ साथ कौन सा व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो कृषि के साथ साथ कौन सा, पशुपालन। चैप्टर का नाम ही है कृषि और पशुपालन। ठीक है, चलिए, हरियाणा की कृषि में प्रमुख रबी फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, तो इसका आंसर है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे भाई, सभी स्टूडेंट है वो इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे कि रबी की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है। ठीक है, जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ये आप सभी को पता होगा। और जो दूसरी फसल होती है खरीफ की, उसको जून जुलाई में बोया जाता है, जो अभी बोई गई है। ठीक है, अभी जो आपके खेतों में है वो खरीफ की फसल है, जिसको जून जुलाई में बोया गया था और लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या कर लेंगे, उसको हम काट लेंगे, वो होती है खरीफ की फसल। अभी क्या बोया जा रहा है, बाजरा, जो क्या है, खरीफ की फसल है। तो आपको रबी की फसल आपको बतानी है कि कौन सी हो जाए। ठीक है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है, और इसमें से आपको बताना है कि खरीफ की फसल कौन सी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था
तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। रबी लिख के उसके आगे आंसर लिखना है, फिर खरीफ लिख के फिर उसके आगे आंसर लिखना है। ठीक है जी। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो रबी की फसल होती है उसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, और जो खरीफ की फसल होती है इसको अभी जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उसको काटा जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा बाजरा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो कहां पर गया, यहां पर जो बाजरा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछता है। बाजरा, जिसका हम सर्दियों में बड़ी प्यारी सी रोटी बनाकर खाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? तो जो मोस्टली मोटे अनाज है ना, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, अपना सरसों हो गया, ठीक है। सरसों तो तेल वाली फसल आ जाएगी, लेकिन ये याद रख लो कौन कौन सा, चना, बाजरा और सरसों, इनका उत्पादन कहां पर होता है? भिवानी में। ठीक है जी, भिवानी में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। भिवानी महेंद्रगढ़ वाला जो अपना एरिया है वहां पर इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहां पर अपनी जो ये क्लास आज वाली ये समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और पसंद आई है तो कमेंट करके बता देना। क्वेश्चंस याद हो गए होंगे क्लास में, जो अगर आपको याद थे तो आपका क्या हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा। और एक बात और याद रख लेना, ऑप्शंस में मक्का भी था, तो मक्का का उत्पादन कहां पर होता है? पंचकुला में सबसे अधिक होता है। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।